नमस्कार, हमारे YouTube चैनल एयर स्टडी IQ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी क्लास जो है संविधान की होने वाली है। संविधान में आज हम पढ़ेंगे जो संविधान के राजनीतिक निर्देशक तत्व हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो अभी तक हमने दोस्तों भाग 2 में नागरिकता पढ़ी, भाग 3 में मौलिक अधिकार पढ़े, भाग 4A में दोस्तों मौलिक कर्तव्य पढ़े। आज हम 4 पढ़ेंगे, जो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लाइनें हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अगर दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये भाग 4 में दिए गए हैं, भाग 4 में, ठीक है। और दोस्तों एक बात बताएं कि ये जो आर्टिकल हैं, इसके आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हैं, ठीक है। और इसी का जो जानते होंगे आप लोग कि जो भाग 4 है वो बाद में जोड़ा गया था। आगे हम एक वीडियो बना भी चुके हैं उसके लिए। तो उसमें दोस्तों मौलिक कर्तव्य थे, जो भाग 4A था उसमें मौलिक कर्तव्य थे और उसका जो अनुच्छेद था वो 51A था, ठीक है। लेकिन आज का हमारा भाग 4 हम पढ़ेंगे। 4 में क्या है दोस्तों, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी। दोस्तों, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उद्देश्य क्या है, हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान में शामिल किए गए, बेसिकली उसका उद्देश्य क्या। दोस्तों, अगर उसके उद्देश्य की बात करें तो एक कल्याणकारी राज्य बनाना, देश में एक कल्याणकारी व्यवस्था को स्थापित करना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का दायित्व है। जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समानता सुनिश्चित कराना, लोगों को न्याय दिलाना, या जैसे पंचायती राज व्यवस्था हमारे संविधान में लागू हुई, क्या नाम, जो लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं जिसको, ठीक है, स्थानीय सरकार, ठीक है, जिसमें पंचायतें, नगर पालिकाएँ, तो वो भी दोस्तों हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में थी। बाद में जो है वो लागू की गई वो व्यवस्था। तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, उद्देश्य इसका है मूल रूप से कि कल्याणकारी राज्य बनाना, देश मतलब जो देश है उसको कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। और दूसरा क्या है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित कराना, ये इसके मूल उद्देश्य हैं। जैसे अगर बात करें इसकी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो दोस्तों ये बाध्य योग नहीं है, ये न्यायालय में इनको चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे मौलिक अधिकार हैं तो मौलिक अधिकारों में को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी एक प्रकार से मौलिक अधिकार हैं, जो एक प्रकार से अधिकार ही है। मौलिक अधिकार तो नहीं कहेंगे, ये भाग 4 में है। मौलिक अधिकार की बात करें तो वो भाग 3 में है। तो ये भी एक प्रकार के अधिकार हैं जो नागरिकों के लिए राज्य सुनिश्चित करता है, लेकिन इसके खिलाफ जो है न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है, न्यायालय में बाध्य योग नहीं है अगर बात करें। लेकिन अगर दोस्तों मौलिक अधिकार का हनन होता है, अगर दोस्तों मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ये न्यायालय में बाध्य योग हैं। फिर अगर जैसे किसी मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है तो उस स्थिति में दोस्तों इनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो अब दोस्तों बात करें कि जो हमारे संविधान में DPSP हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 4 में ही हैं या किसी और जगह भी हैं। दोस्तों भाग 4 में तो हैं ही, 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे DPSP हैं जो भाग 4 में नहीं है, तो हम पहले उन्हें देख लेते हैं। जैसे कभी कभी कोई अनुच्छेद दे के पूछ लेगा, उसमें भाग 4 का कोई अनुच्छेद नहीं होगा, अलग से अनुच्छेद होंगे, तो दोस्तों पूछ देगा कि इसमें से राज्य का नीति निर्देशक तत्व कौन सा है या कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंध रखता है। तो आप लोगों को ये अनुच्छेद याद रखने कि महत्वपूर्ण 3 अनुच्छेद हैं दोस्तों। एक है 335, 335A और 351। इनमें क्या कहा गया है, जो हमारा 335 अनुच्छेद है उसमें दोस्तों क्या है कि ST SC को आरक्षण उपलब्ध कराना। राज्य का कर्तव्य है कि ST और SC को आरक्षण उपलब्ध कराएगा, ये 335 में दिया गया है। राज्य का ये कर्तव्य है कि वो SC और ST को आरक्षण उपलब्ध कराए। अब दोस्तों 35A की बात करें, 35A में क्या है दोस्तों, राज्य का कर्तव्य है कि प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो। मतलब कि राज्य हर उसके लिए, क्षेत्र के लिए उसकी प्रारंभिक शिक्षा यानी बचपन से लेके जो कक्षा 1 से 5 तक की या 1 से 8 तक की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराए। मतलब जैसे कोई तमिल भाषी है तो वो तमिल में उसको शिक्षा मिले, हिंदी भाषी है तो हिंदी में शिक्षा मिले, कोई गुजराती है तो गुजराती में मिले। मतलब जो उसकी बचपन के स्तर की शिक्षा है, जो क्या नाम प्रारंभिक शिक्षा है, तो उसको स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराना ये राज्य का कर्तव्य है। ये 35A में कहा गया है दोस्तों। और 335 में क्या है दोस्तों, 335 में ST SC को आरक्षण है दोस्तों।
335A में राज्य का ही कर्तव्य प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में। अब अगर 351 की बात करें, 351 में ये कहा गया हिंदी भाषा का विकास एवं प्रसार राज्य का ये कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का विकास एवं प्रचार प्रसार करे। मतलब राज्य ऐसा करे कि हिंदी भाषा का विकास भी हो, उसका प्रसार करे, क्योंकि हमारी अगर ज़्यादातर आबादी की बात करें तो वहाँ हिंदी भाषी लोग हैं। अपने देश की इंडियन की बात करें तो भाषाएं बहुत सारी हैं, हमारे संविधान में ही 22 भाषाएं हैं, लेकिन अगर हिंदी की बात करें सबसे ज़्यादा आबादी जो है लगभग 50 करोड़ से भी प्लस वो हिंदी भाषा में बात करती है, हिंदी भाषा बोलती है। ठीक है, तो इसलिए हिंदी भाषा का विकास एवं प्रसार करे, ये राज्य का कर्तव्य होगा। लेकिन आपको जैसे हमने पहले भी बताया कि ये न्यायालय में बाध्य योग नहीं है। जैसे अब राज्य अगर हिंदी भाषा का विकास ना करे तो ऐसा नहीं है कि वो न्यायालय में जाके आप चुनौती दे सकते हैं कि राज्य जो है हिंदी भाषा का विकास नहीं कर रहा। अगर मान लो प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में नहीं मिल रही है तो ये जरूरी नहीं है कि तुम जाके न्यायालय में कह सकते हो कि हमें प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में नहीं मिल रही, तो हम न्यायालय में वो कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है, अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो दोस्तों ये बाध्य योग हैं। किसी भी फंडामेंटल राइट का, मान लो कहीं अस्पृश्यता की बात कर दी जाए और वो क्या नाम इससे संबंधित हो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, तो दोस्तों ये बाध्य योग हैं। ठीक है, इस कंडीशन में तो ये 3 आर्टिकल हैं हमारे 335 और 335A और 351 अनुच्छेद, ये तीनों आर्टिकल हमारे भाग 4 में उपस्थित नहीं है। ठीक है, ये भाग 4 में नहीं है, तो ये आप लोग याद रखिएगा तीनों उद्देश्यों का। ठीक है, अब डीपीएस की बात करें तो डीपीएस भी दोस्तों 36 से 51 तक हैं, तो हम एक एक करके देखेंगे कि 36 में क्या है, 37 में क्या, 38 में, ऐसे 51 तक क्या है दोस्तों, जितने अनुच्छेद हैं उसमें क्या क्या बात कही गई है और क्या क्या कहा गया है। ठीक है, तो जो हमारा 36 है अनुच्छेद, पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो आर्टिकल ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो दोस्तों, तो उसके लिए एक आर्गूमेंट दिया था केटी शाह ने। केटी शाह ने संविधान सभा में जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व बन रहे थे, जिस प्रकार से उनका स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया, तो इन्होंने एक आर्गूमेंट दिया था कि नीति निर्देशक तत्व जो ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व ऐसी चीज़ है जिसका भुगतान मतलब बैंक के ऊपर निर्भर करता है, या ऐसी चेक है बैंक के ऊपर। जैसे मान लो कोई चेक है आपके पास, तो आपके ऊपर उसका भुगतान डिपेंड नहीं कर रहा, वो बैंक के ऊपर कर रहा। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जितने भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो दोस्तों राज्य चाहेगा तो लागू करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं लागू करेगा। उसके ऊपर बाध्यता नहीं है कि नहीं नहीं तुम्हें ये चीज़ें लागू करनी है। ये एक साइड में चीज़ें बना दी गई हैं कि राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उपयोग करना चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने एक आर्गूमेंट दिया था, कभी कभी इसके बारे में पूछ भी सकते हैं, और ये आर्गूमेंट दे के ये पूछ देंगे कि ये आर्गूमेंट किसने दिया था, ये कथन किसने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व तो ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक के ऊपर निर्भर करता है। तो ये चीज़ है। ठीक है, अब आर्टिकल हम अपना 36 देख लेते हैं। 36 से जैसे 51 तक हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 36 में दोस्तों क्या कहा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी गई है। अगर इनकी परिभाषा की बात करें, ये आर्टिकल 36 में दी गई परिभाषा वही है दोस्तों कि राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से दोस्तों इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित कराना, ये 36 में कहा गया। अब आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसा अभी हमने आपको बताया कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, वही 37 की बात हमने आपको पहले बताई कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, एक प्रकार से अधिकार ये भी हैं, लेकिन इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर फंडामेंटल राइट की बात करें तो उन्हें चुनौती दी जा सकती है। अब आर्टिकल 36 की बात करें, राज्य का ये कर्तव्य है कि वह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक कार्यक्रम को चलाए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्यक्रम को चलाए। इसका मतलब ये है कि जो सामाजिक रूप से लोग पिछड़े हैं, राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम करेगा राज्य, ये चीज़ है। ठीक है, उसका कार्यक्रम चलाएगा। ठीक है, लोगों को अवेयर करेगा। अब आर्टिकल 39 देख लेते हैं, अनुच्छेद 39 राज्य के सामाजिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। ये जो राज्य के सामाजिक कर्तव्य हैं उनकी व्याख्या करता है। राज्य के सामाजिक कर्तव्य क्या हैं, क्या क्या हैं दोस्तों, लोगों के बीच समानता सुनिश्चित कराना, लोगों को काम दिलाना, और कई प्रकार की दोस्तों सामाजिक चीज़ें हैं, उनको ये व्याख्या करता है। आर्टिकल 39 में राज्य के सामाजिक कर्तव्यों की व्याख्या की गई है। अब अनुच्छेद 40 देख लेते हैं। अनुच्छेद 40 में क्या है, प्रत्येक राज्य में पंचायती राज्य का प्रावधान होगा।
इस समय है भी दोस्तों, आप लोग जानते भी होंगे, हर राज्य में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था लागू है, पंचायतें हैं दोस्तों। ये अगर स्थानीय स्तर पे देखें तो पंचायतें हैं, अगर कोई ग्रामीण स्तर की बात करें तो वहाँ पंचायतें हैं, और नगरीय स्तर की बात करें वहाँ नगर पालिका हैं। तो इन पंचायतों का प्रावधान दोस्तों आर्टिकल 40 में था पहले। इसके बाद संशोधन करके जो संशोधन हुआ इन पंचायती राज के लिए, उसके बाद दोस्तों पंचायतें हमारी लागू की गई। तो ये आर्टिकल 40 में थी पहले। अब अनुच्छेद 41 की बात करें, कार्य पाने का अधिकार। दोस्तों हर व्यक्ति को कार्य पाने का अधिकार होगा, ये भी एक राजनीतिक निर्देशक तत्व है। कोई भी व्यक्ति है अगर उसकी योग्यता और सब चीज़ें ठीक हैं तो उसे कार्य पाने का, काम पाने का अधिकार होगा। ठीक। अब आर्टिकल 42 देखते हैं। आर्टिकल 42 में क्या कहा गया है? नागरिकों को कार्य करने के लिए मानवीय एवं न्याय संगत दशाएं उपलब्ध कराना। जो नागरिक हैं यहाँ हमारे भारतीय, उनको मानवीय एवं न्याय संगत जो दशाएं हैं काम करने के लिए उपलब्ध कराना। अब कोई वर्कर है वो काम कर रहा है तो उसके लिए क्या करना है कि सही व्यवस्था उपलब्ध कराना, जैसे पानी की व्यवस्था हो और सब चीज़ें हो, उनकी जो न्याय संगत चीज़ें हैं उनको उपलब्ध कराना। अब जैसे मान लो कोई महिला है, ठीक है, और वो गर्भवती है तो उस तरीके से उसको चीज़ें उपलब्ध कराना, ठीक है, उसको छुट्टी की व्यवस्था करना। ये दोस्तों प्रसूति सिस्टम के लिए भी वो होता है, ठीक है। कोई महिला अगर गर्भवती है तो उसे छुट्टी देना, ये न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना, न्याय संगत। ठीक है। अब हम दोस्तों आगे देखेंगे दोस्तों, अब हम देखेंगे जो अनुच्छेद 43 है, 43 देखेंगे कि 43 अनुच्छेद में क्या कहा गया है। 43 नंबर अनुच्छेद में ये कहा गया है कि कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी, अच्छी जीवन शैली और साप्ताहिक छुट्टी। अनुच्छेद 43 में ये कहा गया है कि जो कर्मचारी हैं उन्हें न्यूनतम मजदूरी, अच्छी जीवन शैली एवं साप्ताहिक छुट्टी, सप्ताह में एक दिन उन्हें छुट्टी चाहिए, और कम से कम न्यूनतम मजदूरी, जो भी राज्य का प्रावधान होगा न्यूनतम मजदूरी का, वो उन्हें मिलनी चाहिए। ठीक है। अब अनुच्छेद 43 में क्या, 43A में क्या कहा गया है, जिस संशोधन करके जोड़ा गया था। 43A में कहा गया औद्योगिक प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी। जो औद्योगिक प्रबंधन है उसमें कर्मचारियों की भागीदारी, इसका मतलब ये है कि जो बोर्ड होते हैं, जैसे किसी कंपनी का जो बोर्ड है उसके प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी की बात कर रहा है। ठीक है। और इसके बाद अनुच्छेद जो 43B है उसमें सहकारी समितियां जोड़ी गई दोस्तों। जो अनुच्छेद 43B है उसमें सहकारी समितियां जोड़ी गई। ये कब जोड़ी गई? 97वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों 2011 में। 2011 में हमारे इसमें सहकारी समितियों को ऐड किया गया। अनुच्छेद 44 देखते हैं। 44 में क्या है दोस्तों? समान नागरिक संहिता या सिविल कोड को जोड़ा गया, यूनियन सिविल कोड। ये दोस्तों सबसे पहले गोवा राज्य जो है, गोवा राज्य में लागू हुआ। ठीक है। अभी शायद अपने उस पर सेंट्रल लेवल पे बात चल रही है। देखो ये क्या नाम संशोधन करके ऐड भी किया जा सकता है, या जो होता है वो उस पर संसद पे डिपेंड करता है। अनुच्छेद 45 देखते हैं दोस्तों। 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा एवं देखभाल, 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा एवं देखभाल। अब अनुच्छेद 46 में क्या है? SC ST और OBC के लिए शिक्षा एवं आर्थिक अधिकारों की रक्षा करना। SC ST और OBC के लिए शिक्षा एवं आर्थिक अधिकारों की रक्षा करना अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 में क्या है? लोक स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए खाद्य एवं पेय पदार्थों पर प्रतिबंध। लोक स्वास्थ्य यानी लोक स्वास्थ्य जो है, लोगों को पब्लिक हेल्थ के लिए दोस्तों खाद्य एवं पेय पदार्थों का प्रतिबंध करना। किसका का? जैसे गांजा है, चरस है, शराब है, ड्रग्स है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं उन पे प्रतिबंध लगाना है दोस्तों अनुच्छेद 47 के तहत। ये क्वेश्चन खूब एग्जाम में आता है कि ये बताइए कि जो पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ हैं, नशीले पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ, उन पे प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? दोस्तों अनुच्छेद 47 के तहत। ने के लिए दोस्तों DPSP है, राज्य का निर्देशक तत्व है। ये किसी राज्य पे लागू होगा, किसी में नहीं, किसी स्टेट में। तो ये राज्य पे डिपेंड करता है, राज्य चाहे तो उसे लागू करे, चाहे तो ना करे, उससे कोई प्रतिबंध ये नहीं है कि नहीं करना ही पड़ेगा। अब जैसे बिहार है, बिहार में शराब बंद है, गुजरात है शराब बंद है, तो दोस्तों उन पे ये उन राज्यों ने मान लिया है कि हम अपने यहाँ शराब बंद करें। अब अनुच्छेद 48 की बात करें। राज्य में कृषि एवं पशुपालन वैज्ञानिक विकास का, जैसे कृषि एवं पशुपालन और वैज्ञानिक विकास का वो करना। ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और वो कही गई है कि गौवध पर प्रतिबंध। अपने देश में गाय को माता माना जाता है, तो इसके वध पर भी प्रतिबंध है, तो इसका कोई वध नहीं कर सकता, ये इसमें कहा गया है अनुच्छेद 48 में। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब अनुच्छेद 48A देख लेते हैं। पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण।
पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण क्यों? ये दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन में आया था। हमें पर्यावरण और वन्य जीवों की संरक्षण करना, जैसे पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए, ठीक है, जीव जंतुओं का वो करना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे जैसे शेर कई प्रकार के थे वो लुप्त होते जा रहे हैं, चीता है उनकी संख्या कम होती जा रही है, ठीक है। तो हमारा मान लो बाघ है, जैसे हमारा राष्ट्रीय पशु है, वो खत्म ही हो जाएगा तो फिर किस काम वो रह जाएगा, पता कैसे चलेगा कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? तो उनका संरक्षण करना दोस्तों, ठीक है। और पर्यावरण के लिए बहुत सारे जीव जंतु जो हैं उपयोगी होते हैं, तो उनको वो नहीं करना ज़्यादा। अब अनुच्छेद 49 में देखते हैं। 49 में क्या है? राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करना। राज्य का ये कर्तव्य है, जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, जैसे जो भी चीज़ें हैं, ताजमहल हुआ, संसद वो क्या नाम लाल किला हुआ, या कोई पार्क हुआ, कुछ भी जो राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय स्तर पर बना है, उसकी सुरक्षा करना। अनुच्छेद 50 में दोस्तों क्या कहा गया है? लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करना। जो लोक सेवाएं हैं उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करना है, ये बात कही गई अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में क्या है दोस्तों? आंतरिक एवं बाहरी शांति को बनाए रखना, ये राज्य का कर्तव्य होगा। आंतरिक एवं बाहरी शांति को बनाए रखना ये राज्य का कर्तव्य होगा। इसमें दोस्तों आप 48A ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए, क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद सहकारी समितियां 43B के तहत जोड़ी गई 2011 में 97वां संविधान संशोधन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और एक ये है कि दोस्तों की पेय पदार्थों पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 47। तो ये कुछ हैं, इनको इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। और आप एक बात तो जानते ही होंगे कि दोस्तों 36 से लेके 51 तक, अभी हमने आपको बताया कि 36 से लेके आर्टिकल 51 तक दोस्तों हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और ये भाग 4 में है दोस्तों, भाग 4 में हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ये पूरी हमने आपको जानकारी दी DPSP के बारे में। तो आप लोगों को अगर ये पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ऐसी क्लासेस और चाहते हैं तो दोस्तों परमानेंट आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।